द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः। द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद प्रारंभ हो रहा है। समास प्रकरण है, तत्पुरुष समास चल रहा है। आज का जो पाठ है वह एकदेशी समास। कौन सा समास है ये? एकदेशी समास के नाम से यह प्रकरण जाना जाता है। सूत्र है पूर्वापराधरोत्तरम एकदेशी नैकाधिकरणी। पूर्वापराधरोत्तरम प्रथमा का एक वचन, एकदेशिनः एकदेशिना तृतीया का एक वचन, एकाधिकरणे सप्तमी का एक वचन। बोलिए आप सब पदच्छेद विभक्ति। हाँ, का एक वचन, एकदेशिना तृतीया का एक वचन, एकाधिकरणे सप्तमी का एक वचन। अनेकाधिकरणे नहीं, एकाधिकरणे सप्तमी का एक वचन। ठीक है, समास करेंगे। पूर्वंच, अपरंच, अधरंच, उत्तरंच इति पूर्वापराधरोत्तरम। कौन सा समास? समाहार द्वंद्व। ठीक, उसके पश्चात एकम च तत् अधिकरणम च इति एकाधिकरणम। ठीक है ना? तस्मिन एकाधिकरणे। ये कौन सा समास होगा? एकं च तद् अधिकरणं च इति एकाधिकरणम तस्मिन एकाधिकरणे। कौन सा समास? कर्मधारय समास। किस सूत्र से होगा? विशेषणम विशेषण बहुलम, उससे हो जाएगा। और एकदेशः अस्य अस्तीति एकदेशी तेन एकदेशिना। एकदेशिना, क्या आपने इसका विग्रह किया? एकदेशः अस्य अस्ति इति एकदेशी। यहाँ पर अत इनि ठनौ से इनि प्रत्यय हुआ मत्वर्थ में। जिन भी शब्दों में हम इस प्रकार का विग्रह करें, अस्य अस्ति या अस्मिन अस्ति, ये मत्वर्थ है। तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतु, मुख्य प्रत्यय मतुप है। उसके बाद एक सूत्र है उसी में ही, अत इनि ठनौ। जो अकारांत प्रातिपदिक होते हैं उनसे मत्वर्थ में ही इनि और ठन प्रत्यय होता है। तो हम बार बार अस्य, अस्मिन, अस्ति ऐसा न कह करके हम क्या बोल देते हैं वहां पर? मत्वर्थ में। ठीक है, तो मत्वर्थ का मतलब क्या हो गया? मतुप का अर्थ। मतुप प्रत्यय किस अर्थ में होता है? तद अस्य अस्ति, तद अस्मिन अस्ति। इस कारण से ये क्या कहा जाता है? मतुप अर्थ, मत्वर्थ। ठीक है, तो एकदेशः अस्य अस्तीति एकदेशी तेन एकदेशिना। तो एक देश का अर्थ क्या होता है? अवयव। एक देश का अर्थ क्या होता है? अवयव। और अवयव इसका है वो कौन हो जाएगा? अवयवी, यानी समुदाय। अब हम पहले सूत्र का अर्थ कर लें, उसके बाद इनके शब्दों पर ध्यान देंगे। सूत्र का अर्थ करेंगे पूर्व, अपर, अधर, उत्तर इत्येते समर्थाः सुबन्ताः एकाधिकरणवाचिना। यहाँ पर है ना सूत्र में एकाधिकरणे, तो यहाँ पर ये है सप्तमी में है, किंतु वस्तुतः इसका हम तृतीयार्थ में कर लेते हैं। तो एकाधिकरणवाचिना अर्थात एक द्रव्यवाचिना। अधिकरण का अर्थ द्रव्य आपको पहले भी बताया जा चुका है। तो एक द्रव्यवाचिना एकदेशिना समर्थेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। आप लोग बोलिए एक बार, इसका अर्थ क्या हुआ? पूर्व, अपर, अधर, उत्तर इत्येते समर्थाः सुबन्ताः एकाधिकरणवाचिना समर्थात् एकद्रव्यवाचिना एकदेशिना समर्थेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। ठीक, पूर्व, अपर, अधर, उत्तर इन समर्थ सुबंतों का एकाधिकरणवाची है जो कि एकदेशी हो। तो अधिकरण का अर्थ आपको बता दिया हमने। एक अधिकरण का अर्थ क्या है यहाँ पर? द्रव्य। तो एक अधिकरण है ना, एकाधिकरणवाची, और वो भी कैसा होना चाहिए?
एक देशी होना चाहिए, तो उसके उस समर्थ सुबंत के साथ उसका समास होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम इस सूत्र को समझेंगे। एक देश और एक देशी, एक देश माने क्या होता है? अवयव, और अवयव जिसका है वो कौन होगा? अवयवी। ठीक है, तो अवयवी कौन हो गया? अवयव यदि, तो अवयवी कौन होगा? समुदाय होगा। ठीक है, किंतु वो जो एक देशी है वो कैसा होना चाहिए? अनेक पदार्थ में नहीं होना चाहिए, अपितु एक अधिकरण होना चाहिए, एक ही द्रव्य होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे छात्र हैं, आप लोग बहुत सारे छात्र हो, तो हम इसमें कह देंगे कि छात्रों में जो पूर्व, तो छात्र समुदाय हो गया, और छात्रों में जो पूर्व ये उसका अवयव हो गया। किंतु छात्र जो है वो एक नहीं है, छात्र कितने हैं? बहुत सारे हैं, तो ये एकाधिकरण नहीं हुआ। बात समझ में आ गई? किंतु एक शरीर है, शरीर क्या है? एक शरीर हुआ, ये शरीर भी क्या है? समुदाय है। शरीर क्या है? कई सारे अवयवों का, अंगों का ये समुदाय है, और इसका अवयव, तो इस शरीर का पूर्व भाग, इस शरीर का अपर भाग, इस शरीर का मध्य भाग, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जो मध्य भाग, पूर्व भाग हुआ, ये सब तो अवयववाची हुए, किंतु शरीर क्या है? अवयवी है। अवयव किसका है? शरीर का, किंतु शरीर एकाधिकरण है, एक द्रव्य है। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसी प्रकार से आप ये ले सकते हैं, जैसे ये पेन है मान लीजिए, तो ये पेन कितना है? एक है। इस एक पेन का, है ना, ये पेन है समुदाय, अवयवी है। पेन क्या है? ये अवयवी है, और इसका पूर्व भाग क्या हो गया? अवयव हो गया। तो अवयव और अवयवी का समास होना है। अवयववाची शब्द है पूर्व, अपर, अधर, उत्तर। ठीक है, किंतु जो अवयवी है वो कैसा होना चाहिए? एक द्रव्य होना चाहिए। तो जैसे ये एक द्रव्य है, बात समझ में आ गई? और बहुत सारे छात्रों में पूर्व, बहुत सारे छात्रों में उत्तर भाग, तो ये क्या हो जाएगा? एकाधिकरण नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर एक देशी तो हो, अवयवी तो हो, किंतु वो क्या होना चाहिए? एक द्रव्य होना चाहिए। बस समझ में आ गई? चलिए, तो वही सूत्र ने कहा कि इन समर्थ सुबंतों का, ये तो अव्ययवाची हो गए, इनका एक देशी वाची अर्थात एकाधिकरण वाची जो अवयवी है उसके साथ ही समास होगा। ठीक है, इसीलिए इसको एक देशी समास कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक देशी समास। उदाहरण बनाएंगे हम लोग। पूर्वम कायस्य इति पूर्व कायः। अब ये उसका अवयव है तो अपने आप ही षष्ठ्यंत से विग्रह होगा। तो पूर्वम कायस्य इति पूर्व कायः। काय मैंने क्या होता है? शरीर। तो शरीर एकाधिकरण हो गया, शरीर का पूर्व भाग, शरीर का पूर्व भाग, तो पूर्व कायः। नद्याः पूर्वम इति, नहीं, नद्याः पूर्वम इति, बोलिए बोलिए, पूर्व में क्या जाएगा? प्रथमा कहाँ है सूत्र में? पूर्वापराधरोत्तरम, ये प्रथमा है, इसी को उपसर्जन संज्ञा होगी। तो विग्रह हम बेशक कर देंगे नद्याः पूर्वम। आप विग्रह चाहे पूर्वम नद्याः करिए, चाहे नद्याः पूर्वम कीजिए, पूर्व में क्या जाएगा? पूर्व। उधर हमने विग्रह किया पूर्वम कायस्य, तो भी पूर्व रहा। नद्याः पूर्वम विग्रह करेंगे तो भी क्या रहेगा? पूर्व नदी। क्या विग्रह होगा? शब्द क्या बनेगा? पूर्व नदी। अपरम कायस्य अपर कायः। वृक्षस्य अपरम, नहीं, अपर वृक्षः। हाँ, अपर वृक्षम उसका भाग। ठीक है, कायस्य अधरम अधर कायः। गृहस्य अधरम अधर गृहम। घर भी पूरा एक द्रव्य है, तो उस घर का निचला भाग। ठीक है, घर का पूर्व भाग, पूर्व गृहम, उत्तर गृहम, अधर गृहम, कुछ भी बना सकते हैं। अपर गृहम, उत्तरम कायस्य उत्तर कायः, है ना। इसी प्रकार से जहां भी होगा वैसा बनेगा। तो ये जो अव्ययवाची शब्द हैं पूर्व, अपर, अधर, उत्तर, वही पूर्व में रहेंगे, और जो दूसरा है वो तृतीयांत है, अतः वो क्या रहेगा? वो पर में रहेगा। सिद्धि कैसे करेंगे? विग्रह करेंगे तो पूर्वम कायस्य, यदि पूर्वम कायस्य विग्रह रखोगे तो पूर्वसु कायंगस और समास इत्यादि करके अंतर्वर्ती विभक्तियों का लोप कर देंगे। पूर्व काय स्वाद्युत्पत्ति करके पूर्व कायः। इसी प्रकार से यदि नद्याः पूर्वम करेंगे तो विग्रह कैसे रखेंगे? नदी ngस पूर्वसु और समास इत्यादि करके प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन। विग्रह आप कैसे भी कर सकते हैं,
किंतु जब समास करना होगा तब तो जो उपसर्जन संज्ञक है वही पूर्व में आएगा। और उपसर्जन संज्ञक कौन होगा? सूत्र में जो प्रथमा से निर्दिष्ट पद होगा। सूत्र में प्रथमा से निर्दिष्ट पद कौन से हैं? पूर्व, अपर इत्यादि हैं, इसलिए वही पूर्व में जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो ये सूत्र समझ में आ गया आप लोगों को। इसका ये ध्यान में रखना है कि एक देशी जो है वो एकाधिकरण होना चाहिए, जो अवयवी है वो क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, समुदाय रूप में नहीं होना चाहिए। अगला सूत्र, ये षष्ठी समास का अपवाद है, ये सूत्र है ना। पूर्वम कायस्य, षष्ठी षष्ठ्यंत का होता है तो ये उसी का अपवाद है ये। आगे चले हम लोग। अर्धम नपुंसकम, अर्धम प्रथमा का एक वचन, नपुंसकम प्रथमा का एक वचन। अनुवृत्ति आ रही है एक देशी नैकाधिकरणे तत्पुरुषः विभाषा सुप सह सुपा समासः। अर्थ करिए सूत्र का। यह नपुंसकम है ना, तो नपुंसक लिंगे वर्तमानः अर्थ शब्दः एकाधिकरणवाचिना एकदेशिना सुबन्तेन सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। फिर से बोली सब लोग मिलकर के अर्थ एक बार। नपुंसकलिंगे वर्तमानः अर्ध शब्दः एकाधिकरणवाची हाँ एकदेशिना समर्थेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। कहते हैं नपुंसक लिंग में वर्तमान जो अर्ध शब्द है उसका एकाधिकरणवाची एकदेशी समर्थ सुबंत के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। तो अर्थ शब्द जो है वो नपुंसक लिंग में कब होता है? सम प्रविभाग, सम प्रविभाग, सम प्रविभागे अर्थ शब्दः नपुंसके वर्तते। सम प्रविभाग का मतलब क्या है? देखिए हम लोग आप जैसे कल बताया था ना आपको मध्य और मध्यम, इसी प्रकार से अर्ध शब्द होता है। कई बार हम लोग प्रयोग करते हैं आधा गांव आ गया, तो क्या बिल्कुल पूरा आधा गांव आता है? नहीं। आधा विद्यालय खड़ा हो गया, तो पूरा आधा विद्यालय खड़ा होता है? नहीं। तो मतलब बहुधा उसमें हम लोग प्रयोग उसका कर लेते हैं, किंतु एक अर्ध शब्द का प्रयोग होता है जो बिल्कुल बराबर, आधा दो है ना, आधा केला, आधी रोटी, ठीक है किसी एक द्रव्य का जो बिल्कुल आधा भाग है। तो सम प्रविभाग बिल्कुल इधर और इधर बिल्कुल बराबर जब होगा तब अर्थ शब्द किस लिंग में होता है? नपुंसक लिंग में होता है। और वैसे वो तीनों लिंगों में हो जाता है। अर्धः ग्रामः, अर्धः विद्यालयः, तो उस समय वो जैसा होगा जो अभिधेय होगा उसके अनुसार विशेष विशेषण बन जाएगा। किंतु जब बिल्कुल आधा सम प्रविभाग वाला जब अर्ध शब्द होगा उसके लिए अर्ध शब्द का प्रयोग नपुंसक लिंग होगा, चाहे वो उधर कोई भी लिंग हो, मतलब कोई भी अभिधेय हो। अर्धम रोटी का, इस प्रकार से होगा। आगे बात समझ में? तो वही नपुंसक लिंग में है। तो ये भी षष्ठी समास का ही अपवाद हो गया, क्योंकि एकदेश और एकदेशी अवयव अवयवी संबंध में षष्ठी विभक्ति होगी, उसका यह अवयव विग्रह करेंगे हम लोग। उदाहरण देखेंगे, अर्ध पिप्पली अर्ध कोशातकी, ये इसके उदाहरण है। पिप्पल्याः अर्धम इति अर्ध पिप्पली, कोशातकी माने नहीं तोरई, कोशातकी माने तोरई। तो कोशातक्याः अर्धम इति अर्ध कोशातकी। और भी शब्दों से आप बना सकती हैं। पेरुकस्य अर्धम इति अर्ध पेरुकम, अर्ध कदली फलम, इस प्रकार से। तो पिप्पल्याः अर्धम, पिप्पली क्या है? एक, पिप्पली मतलब पीपली, ठीक है ना। तो एक पीपली हुई, उसका आधा भाग, तो पिप्पल्याः अर्धम इति अर्ध पिप्पली, अर्ध कोशातकी। तो यहाँ पर वही एकाधिकरण है, एकदेशी है, उसका आधा, ठीक है। तो उस अर्ध शब्द के साथ उसका समास हो जाएगा। अर्ध सु पिप्पली घस, और समास करके अंतर्वर्ती विभक्तियों का लोप कर देंगे, अर्ध पिप्पली, ठीक है। तो ये भी षष्ठी समास का ये अपवाद है। अगला सूत्र है द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्याण्यन्यतरस्याम्। द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्याणि प्रथमा का बहुवचन, अन्यतरस्याम्
सप्तमी का एक वचन अथवा अव्यय पदम दोनों चलता है। यहाँ पर आप अव्यय पदम लेंगे। समास करिए। द्वितीयश्च तृतीयश्च चतुर्थश्च नपुंसकलिंग में कर लीजिए सारे। द्वितीयंच तृतीयंच चतुर्थंच तुर्यंच इति तुर्याणि। द्वितीय तृतीय चतुर्थ तीन शब्द तो आपको मालूम है। द्वितीय तृतीय में द्वेस्तीय से तीय प्रत्यय हुआ, चतुर्थ में भी थुकागम हो जाता है। ये सब पूर्ण प्रत्ययांत शब्द है। ये कौन से शब्द हैं? ये पूर्ण प्रत्ययांत। पूर्ण प्रत्यय जानते हैं? तस्य पूर्ण डट सूत्र अष्टाध्यायी में उसके अधिकार में कुछ प्रत्यय विधान किए गए और इनको पूर्ण क्यों कहते हैं? द्वे मने क्या होता है? दो, और द्वितीय मने दूसरा, तृतीय मने तीसरा। तो जो तीसरा है वो तीन संख्या का पूरक है, तभी तो वो तीसरा कहला रहा है। तो इसलिए जो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां ये जो हम लोग प्रयोग करते हैं, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ इत्यादि, ये पूर्ण अर्थ में प्रत्यय होता है वहां पर। ठीक है, इसलिए इसको पूर्णार्थक प्रत्यय कहते हैं। तो द्वितीय तृतीय में द्वेस्तीय त्रय संप्रसारणम जैसे तीय प्रत्यय हो गया। चतुर्थ में क्या होता है? डट प्रत्यय होकर के थुकागम होता है, षट, है ना, सूत्र से। और तुर्य शब्द कैसे बनता है? एक वार्तिक लिखिए, है ना। चतुरश्छयतौ आद्यक्षर लोपश्च। चतुरश्छयतौ आद्यक्षर लोपश्च। चतुर प्रातिपदिक से पूर्ण अर्थ में छ और यत प्रत्यय होता है और आदि अक्षर का लोप हो जाता है। तो चतुर शब्द से यत प्रत्यय हुआ, क्या बना? चतुर्य, और आदि अक्षर का लोप हो गया, च का लोप हो गया, क्या रह गया? तुरीय। और तुरीय शब्द भी सुना होगा आप लोगों ने, है ना। तुरीयाश्रमी बोलते हैं जो चतुर्थाश्रमी होते हैं उनको। तो जब छ प्रत्यय करोगे तो ई हो जाएगा और आदि अक्षर का लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? तुरीय। तो यहाँ पर तुर्य शब्द है जिसका अर्थ वही है चतुर्थ। अब हम सूत्र का अर्थ करेंगे। अनुवृत्ति एकदेशी नैकाधिकरणे की आ रही है। अर्थ करिए। द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्य इत्येते सुबन्ताः। आगे अर्थ कर दीजिए। एकाधिक वाचिनां सुबन्तेन सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषश्च। द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्य इन समर्थ सुबंतों का एकाधिकरणवाची एकदेशी समर्थ सुबंत के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, महाविभाषा की वृत्ति आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए अन्यतरस्याम कहा, तो एक तो विग्रह के लिए जो अन्यतरस्याम है वो तो महाविभाषा से चल रहा है और ये षष्ठी समास का अपवाद है ना ये, इसलिए एक बार एकदेशी समास होगा और एक बार षष्ठी तत्पुरुष होगा। ठीक है, जब षष्ठी तत्पुरुष समास होगा तो षष्ठ्यंत पूर्व में आ जाएगा और जब एकदेशी समास होगा तो अव्ययवाची शब्द पूर्व में होगा, द्वितीय तृतीय इत्यादि। तो हम विग्रह करेंगे। द्वितीयम भिक्षायाः इति द्वितीय भिक्षा, सबके साथ लगा लीजिए। इसी प्रकार से तृतीयम भिक्षायाः तृतीय भिक्षा, चतुर्थम भिक्षायाः चतुर्थ भिक्षा, तुर्यम भिक्षायाः इति तुर्य भिक्षा। तो महाविभाषा से तो एक बार विग्रह वाक्य होगा और एक बार ये समास होगा। अब एक बार हम षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे, तब क्या लाभ होगा? तब क्या होगा बताओ अंतर दोनों में? शाबाश, क्या हो जाएगा? भिक्षा द्वितीयम। तब षष्ठ्यंत पूर्व पद में चला जाएगा क्योंकि षष्ठी की उपसर्जन संज्ञा होगी, इसलिए तो विग्रह दोनों का एक ही होगा। द्वितीयम भिक्षायाः इति द्वितीय भिक्षा, भिक्षा द्वितीयम। तृतीयम भिक्षायाः तृतीय भिक्षा, भिक्षा तृतीयम। इसी प्रकार से चतुर्थम भिक्षायाः चतुर्थ भिक्षा, भिक्षा चतुर्थम, तुर्यम भिक्षायाः तुर्य भिक्षा और भिक्षा तुर्यम। तो अंतर समझ में आ गया। जब षष्ठी समास करेंगे तो षष्ठ्यंत पूर्व में जाएगा, जब एकदेशी समास करेंगे तो अव्ययवाची द्वितीय तृतीय इत्यादि शब्द उसमें पूर्व में रहेंगे। अर्थ क्या हो जाएगा? भिक्षा का दूसरा भाग, भिक्षा का दूसरा भाग।
भिक्षा का तीसरा भाग, भिक्षा का चौथा भाग। पूर्ण प्रत्यय वाले शब्द समझ में आए आपको? जो हम तीसरा, पहला, एक और पहला, दो और दूसरा, तीन और तीसरा, चार और चौथा। ठीक है, तो जो चौथा है वो उस चार संख्या को पूर्ण कर रहा है, इसलिए वो क्या है? पूर्ण है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये समास होता है। तो ये कौन सा समास का प्रकरण समाप्त हुआ? एकदेशी, है ना? एकदेशी या नहीं, एकदेशी समास, यानी इसको हम अवयव अवयवी समास भी कहते हैं, क्योंकि अवयववाची का अवयवी वाची के साथ समास हो रहा है। ठीक है ना? अगला सूत्र है प्राप्तापन्ने च द्वितीयया। प्राप्तापन्ने प्रथमा का द्विवचन, च अव्यय प्रथम, द्वितीयया तृतीया का एक वचन। समास करिए, प्राप्तंच आपन्नंच इति प्राप्तापन्ने। अन्य तरस्याम की अनुवृत्ति है, एकदेशी एकाधिकरणे समाप्त हो चुका है। अर्थ करेंगे सूत्र का, प्राप्त आपन्न इत्येतौ सुबन्तौ द्वितीयांतेन समर्थेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्येते तत्पुरुषश्च समासो भवति। प्राप्त आपन्न इन समर्थ सुबंतों का द्वितीयांत समर्थ सुबंत के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। प्राप्त जीविकाम इति प्राप्त जीविकः। जब आपको उधर पढ़ा रहे थे द्वितीयाश्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्ने ही, वहां पर आपको बताया था कि ऐसा भी शब्द बनेगा। तो वहां पर द्वितीया में पूर्व है, वो प्रथमा है, इसलिए वहां द्वितीयांत पूर्व में रहता है। यहाँ प्राप्तापन्न में प्रथमा है, अतः यहाँ पर प्राप्तापन्न पूर्व में रहेगा। तो प्राप्त जीविकाम प्राप्त जीविका, और जब द्वितीय समास होगा तो क्या बनेगा? जीविका प्राप्त। इसी प्रकार आपन्न जीविकाम आपन्न जीविका और जीविकापन्न। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या वो किया है? प्राप्त और आपन्न को पूर्व में रखा है और द्वितीयांत क्या लिया है? जीविका। ठीक है, सामान्य रूप से जो तत्पुरुष समास होता है ना, उसमें क्या होता है? परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो, कि द्वंद्व और तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद है, जो बाद वाला शब्द है, उसके अनुसार लिंग और वचन होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था? प्राप्तः जीविकाम इति प्राप्त जीविका, ऐसा बनना चाहिए था, किंतु ऐसा यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि एक वार्तिक है। लिख लीजिए, द्विगु प्राप्तापन्नालम गति समासेषु, द्विगु प्राप्तापन्नालम गति समासेषु स्त्रीलिंग प्रतिषेधो वक्तव्यः। क्या लिखा आप सबने? द्विगु प्राप्तापन्नालम गति समासेषु, हाँ ठीक, गति समासेषु स्त्रीलिंग प्रतिषेधो वक्तव्यः। कहते हैं कि द्विगु समास में प्राप्त और आपन्न, ठीक है, इन समासों में अलम का जो समास होगा, गति समास होंगे, उन सब में स्त्रीलिंग का प्रतिषेध कर देना चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग नहीं होता है और क्या बनता है? प्राप्त जीविका, जीविका प्राप्त द्वितीय समास में, और जब इससे समास करेंगे तो आपन्न जीविका, और जब उधर करेंगे तो प्राप्त आपन्न जीविकापन्न। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग तो नहीं हुआ, तो फिर क्या रहेगा? प्राप्त, क्या बनाया आपने? प्राप्त जीविकाम इति प्राप्त जीविका है, आपने ये बनाया। तो अब यहाँ पर फिर क्या होगा? एक विभक्ति चा पूर्व निपाते से, उससे क्या होती? उपसर्जन संज्ञा होगी, और उपसर्जन संज्ञा होने के पश्चात गोष्ठी उपसर्जन से जीविका के आकार को ह्रस्व हो जाएगा। ठीक है ना? प्राप्त जीविकाम, यहाँ पर एक विभक्ति चा पूर्व निपाते से पहले उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी, और गोष्ठी उपसर्जन से, उपसर्जन जो स्त्री प्रत्यय, उसको क्या हो जाता है? ह्रस्व हो जाता है। तो ह्रस्व होने से क्या हो गया? जीविका। इसी प्रकार से आपन्न
जीविकः, इस प्रकार का रूप विद्यमान होगा। ठीक है, तो द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्यान्य त्रस्या में षष्ठी तत्पुरुष भी हो रहा है और प्राप्तापन्य च द्वितीया में द्वितीय तत्पुरुष भी हो रहा है, क्योंकि अन्य त्रस्याम कहा गया है, इसमें भी अन्य त्रस्याम की वृत्ति आ रही है। तो एक तो महाविभाषा आ रहा है, इसको भी ध्यान में रखना। महाविभाषा आपका विभाषा परिबहिरंचवा से चल रहा है। उस महाविभाषा से क्या होता है, विग्रह वाक्य और समास होता है। और उसके बाद भी यदि सूत्रों में कहीं अन्य त्रस्याम अथवा वा कह दिया गया है तो निश्चित वहां पर समास का विकल्प होगा। यानी एक जो अभी कहा गया वो समास होगा, एक जो और प्राप्त है कोई समास वो समास होगा। ये दो समास होंगे, पर विग्रह वाक्य दोनों का एक ही रहता है। तो आज का पाठ इतना ही रखेंगे, शेष कल।